कोरोना के मामलों में 2 दिन की कमी के बाद फिर से तेजी आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,62,727 नए मामले आए। संक्रमण से एक दिन में 4,120 लोगों की मौत हो गई है। 24 घंटे में 3,55,181 लोग ठीक हुए हैं। देश में कोरोना के 37,10,525 एक्टिव केस हैं। 24 घंटे के मामलों का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। 3,62,727। मौत का आंकड़ा 4,120 बीते दिन के मुकाबले कम है, लेकिन लगातार स्थिति काबू में नहीं आती दिख रही है। लेकिन जो लोग स्वस्थ हुए हैं वो 3,55,181 हैं। तो ये आंकड़ा एक राहत भरी खबर है। एक राहत की सांस इस आंकड़े को देखकर ली जा सकती है। जहां संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, वहीं ठीक होने वालों का आंकड़ा भी अच्छा खासा दिख रहा है। वैक्सीनेशन पर लगातार जोर दिया जा रहा है। लॉकडाउन के बाद एक अलग तस्वीर दिख रही है, एक अलग आलम दिख रहा है, क्योंकि कोरोना संक्रमण की चेन को ब्रेक करना मकसद है। इसीलिए लॉकडाउन लगाया गया। दिल्ली में मेट्रो सेवा को बंद किया गया। ऐसे ही सख्ती से नियमों का पालन किया जा रहा है। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम नहीं हो रही है, लेकिन चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि कोरोना वायरस का संक्रमण अब शहरों से गांवों में फैल रहा है। और अगर ये भारत के ग्रामीण इलाकों में फैल गया तो इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। हम आपको लगातार भारत के गांवों से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जिससे आपको ये पता चल रहा है कि वहां स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में स्थिति कितनी गंभीर है। आप अंदाजा लगाइए, अगर शहरों में एम्बुलेंस की कमी है और लोगों को एम्बुलेंस के लिए हजारों रुपए देने पड़ रहे हैं, तो गांवों में क्या स्थिति होगी जहां एम्बुलेंस है ही नहीं। परेशान करने वाली बात यह भी है कि शहरों में अस्पताल, दवाइयां और ऑक्सीजन मिल सकती है, लेकिन शहरों जैसा संक्रमण गांवों में हो गया तो गांव में संक्रमण की स्थिति को कैसे संभाला जाएगा, क्योंकि गांवों में मेडिकल सुविधाएं शहरों के मुकाबले काफी कम है। वैक्सीनेशन के लिए शहरों में भी लोगों की लंबी कतार है, तो गांवों की स्थिति समझी जा सकती है। आपको हम ग्राफिक्स के जरिए आसान भाषा में समझा सकते हैं। ये लाल लाइन आप देख रहे हैं, ये गांवों का हाल बता रही है। नीली लाइन आपको शहर का आलम बता रही है। अप्रैल 9 से हम देख रहे हैं 53% मामले ये ग्रामीण इलाकों के हैं, लेकिन वहीं पंजाब का आलम हम देखते हैं। 9 अप्रैल को 40% ग्रामीण इलाकों में संक्रमण के केस बढ़े हैं, 60% शहरों में। लेकिन वहीं 9 मई को ये उछाल होती है, 49% ग्रामीण इलाकों का ये आलम हो जाता है और 51% शहरी इलाकों में संक्रमण की दर। ये पंजाब का हाल है। गांवों में हर दिन बढ़ते मामले, लगातार स्थिति बद से बदतर हो रही है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों की बात करें तो 9 अप्रैल को जहां 49% मामले थे, शहरी इलाकों में 51% थे। वहीं 9 मई को 65% ग्रामीण इलाकों से मामले सामने आए हैं और शहरी इलाकों में 35%। तो चलिए, अब जरूरी है कि ग्राउंड रिपोर्ट को जान लें। लगातार अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं, अलग अलग खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। जब शहरों में लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल रही है तो गांवों का क्या हाल होगा, ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ और ग्राउंड से एक एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं क्या हाल है, किस कदर लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हमारे संवाददाता हिमांशु मित्तल कोटा से जुड़ गए हैं, ग्रामीण इलाकों में इस वक्त मौजूद हैं। ब्रिजेश मिश्रा पटना के ग्रामीण क्षेत्र में इस वक्त मौजूद हैं और विशांत वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख करेंगे हिमांशु मित्तल का। हिमांशु, किस तरह की स्थिति बनी हुई है, कैसे, सबसे पहले ही जानना चाहेंगे
टेस्टिंग को लेकर कितनी सक्रियता यहाँ दिख रही है, क्योंकि हमें आवाज़ ये भी सुनने को मिल रही है कि लोगों को खांसी हो रहा है, जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लेकिन श्योरिटी नहीं है कि कोरोना संक्रमित ही है या नहीं, और फिर भी जान जा रही है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कल भी इसको लेकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग हमने करने की कोशिश की थी। आज भी कई गांवों से होते हुए हम आए हैं। ज़मीनी धरातल पर हकीकत ये निकल करके आती है कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, शहर से बाहर निकलते ही शहर की सीमा से सटे हुए या शहर से दूर, वहाँ पर हालात ये हैं कि सैम्पलिंग को लेकर के कोई अरेंजमेंट्स नहीं है। ऐसे में जिस शख्स को कोरोना से जुड़े हुए शुरुआती लक्षण है, चाहे जिनमें खांसी, जुकाम या बुखार कहा जाए, उसे कोरोना का पेशेंट मान लिया जाता है और कोरोना का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाता है। यानी सैम्पलिंग वहाँ पर होती ही नहीं है। फिलहाल आप तस्वीर देख लीजिए, कोटा से 20 किलोमीटर दूर ये कैथून CHC है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ का। और यहाँ की अगर बात करें तो सैम्पलिंग यहाँ हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 3 दिन होती है। ऐसे में यहाँ पर आने वाले जो पेशेंट्स हैं वो डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर को दिखाने के बाद में डॉक्टर उन्हें ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं। फिलहाल कह सकते हैं कि जो ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ एक अंदेशे के आधार पर चलता है। जिसे खांसी, जुकाम, बुखार है, उसे कोविड पेशेंट मान लिया जाता है। क्यों आए हैं सर? पैर में दर्द है, गिर गया था। आप क्यों आए हैं? बीपी की दवा लेने। जी, आप? दर्द हो रहा पैर में। ओके। आप सर? मैं नॉर्मल है। आप? शिव प्रसाद क्या लेकर? पाइल्स की शिकायत है मेरे। अच्छा, आप? दवा लेने आए, शुगर की। अच्छा, तो ये पेशेंट्स अलग है, लेकिन मोटे तौर पर जो रिपोर्टिंग हमने की है उसमें सीधे तौर पर सामने ये आता है कि सैम्पलिंग को लेकर के, अगर शहरों तक तो सैम्पलिंग को लेकर के अरेंजमेंट्स हैं, वहाँ पर सैम्पलिंग को लेकर के पूरे अरेंजमेंट्स हैं, लेकिन जितनी तेज़ी के साथ में कोरोना संक्रमण का दायरा ग्रामीण इलाकों में बढ़ रहा है, उसके साथ चिंताजनक स्थिति ये कि वहाँ पर मेडिकल संसाधन पूरी तरह से जवाब दे चुके हैं। पहले ही जो मेडिकल का फैसिलिटीज़ का जो मैकेनिज्म है वो वहाँ पर बहुत हद तक कमज़ोर है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो सैम्पलिंग को लेकर के भी बड़ी जो नेग्लिजेंसी है वो वहाँ पर देखने को मिल रही है। अरेंजमेंट्स नहीं है, और इन सब के बीच में जब कोई भी पेशेंट इलाज की उम्मीद के साथ में अस्पताल पहुंचता है तो वहां पर उसकी सैम्पलिंग नहीं होती। सैम्पलिंग नहीं होने के साथ में एक अंदाजे से जो ट्रीटमेंट है उसे दे दिया जाता है, कोविड पेशेंट उसे मान लिया जाता है और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाता है। ठीक है, ब्रिजेश मिश्रा हमारे साथ पटना के ग्रामीण क्षेत्र से इस वक्त जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश, क्या स्थिति वहां पर है, किस तरह के अरेंजमेंट है सैम्पलिंग को लेकर, पहला, और दूसरा ये कि जो लोग बुखार पीड़ित होकर आ रहे हैं, जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या उन्हें अंदाजे से ही कह दिया जा रहा है कि आप कोरोना संक्रमित हैं? देखिए, बिहार की स्थिति प्रियंका देश के दूसरे इलाकों से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे अगर आप मेडिकल सुविधाओं की बात करें तो शहर में जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो ICU में हैं। आप समझ सकते हैं कि पटना में आप ICU बेड चाहें तो वो नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन बेड चाहें तो वो नहीं मिलेगा। प्राइवेट अस्पतालों में आप जाते हैं तो वहाँ पे सारे बेड फुल बताए जाते हैं। कल हम ग्रामीण इलाके पटना से नज़दीक ही गए थे, लगभग 30 किलोमीटर आगे है मनेर का इलाका, वहाँ पे प्राथमिक उपचार केंद्र है। अब वहाँ की जो स्थिति हमने देखी वो बिल्कुल भयावह है, और जिस तरीके से वहाँ पे इंतज़ाम किए गए हैं वो वहाँ पे अगर तंदुरुस्त आदमी कोई जाए तो वो संक्रमित हो जाए कोरोना से। आप जहाँ पे RT-PCR टेस्ट, जहाँ पे एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं वो खुलेआम में इसी तरीके से हो रहे हैं। सारे PPE किट खुलेआम में फेंके गए हैं, एंटीजन किट खुलेआम में फेंके गए। जब हमारी टीम पहुंचती है, हम लोग पहुंचते हैं, तब उन्हें याद आता है कि इसको जलाया जाएगा और माचिस मंगा के उसको जलाते हैं। ये पटना से सिर्फ 30 किलोमीटर दूरी की बात है प्रियंका। आप समझ सकती हैं कि और भी तो सुदूर क्षेत्रों में जाएं। और कल जिस तरीके से हमने बेतिया की खबर दिखाई, बेतिया में ठेले पे सवार होकर वहाँ पे ठेले को एम्बुलेंस बनाया गया, और किस तरीके से वहाँ पे तो ना के बराबर यहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप महामारी जिस तरीके से फैल रही है। और दूसरी बात ये भी प्रियंका मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जागरूकता की भी भारी कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग हैं, उनको पता नहीं कैसे
अपने आप ये ज्ञान आ गया है कि ये कोरोना है वो शहरों की बीमारी है, गांव में नहीं आ सकती। ये जो सोच है वो घातक साबित होने जा रही है और जिस तरीके से संख्या बढ़ती जा रही है ग्रामीण क्षेत्रों में, सरकार के लिए काफी चिंताजनक बात है। ठीक है विशांत, वाराणसी में भी क्या ऐसा ही है कि लोग मानते हैं कि कोरोना शहर की बीमारी है, गांव की नहीं है? जी बिल्कुल, अगर इस वक्त मैं बताऊं तो मैं वाराणसी के रमना गांव में खड़ा हूं और यहां पर हमने ग्राम प्रधान से बात की तो उन्होंने बताया कि किट तो आ रही है, दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो सैंपलिंग की है। यहाँ पर सैंपलिंग नहीं की जा रही, तो जब ये पता ही नहीं चलेगा कौन कोरोना संक्रमित है कौन नहीं है, क्योंकि जैसा अभी आपने बताया कि शहरों में तो किसी तरह से हमने व्यवस्था कर ली, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम जो सुविधाएं हैं वो नहीं हैं, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ सकता है। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है सैंपलिंग। देखिए, शासन की तरफ से तमाम चीज़ें कराई जा रही हैं, WHO की टीम भी जाके सर्वे कर रही है, लेकिन उसका एक सीमित दायरा है, क्योंकि 97,000 से ज़्यादा गांव हैं उत्तर प्रदेश में। मैं वाराणसी की बात करूं तो वाराणसी में लगातार प्रशासनिक अधिकारी जा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर देखने वाली है वो है निचले स्तर पर। अगर डीएम ने कोई आदेश दिया, कोई निर्देश दिया, तो उसके नीचे के जो अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं। अभी मैं उदाहरण के लिए बताऊं, वाराणसी मंडल का में एक चंदौली एक जिला है, वहां पर अभी 2 दिन पहले कमिश्नर गए थे, उन्होंने दौरा किया, वहां पर उनको ये जानकारी मिली थी कि वहां लापरवाही बरती जा रही है, जिसके बाद उन्होंने वहां सर्वे कराया और सच में वहां लापरवाही बरती जा रही थी। उन्होंने CSC प्रभारी को फटकार लगाई, इसके साथ ही उन्होंने CMO को भी फटकार लगाई, कहा कि आप यहाँ पर किस तरीके की जो योजनाओं को क्रियान्वयन करा रहे हैं। तो ये इस तरीके की लापरवाही इस तरीके की बरती जा रही है कि किट नहीं जा रही है, सैंपलिंग नहीं जा रही है, मरीजों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो जब प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, फटकार लगाते हैं, उसके 1-2 दिन बाद जिला अधिकारी ने सभी जो CSC हैं, SDM हैं, ADM हैं, सबकी बैठक बुलाई। उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ मामला दुरुस्त होता हुआ दिखाई दिया। तो एक बात ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो निचले स्तर पर अधिकारी हैं, हमें उनको ध्यान देना है, साथ ही साथ स्वास्थ्य कर्मियों पे भी ध्यान, उनकी भी मॉनिटरिंग करनी होगी कि वो क्या कर रहे हैं। कि साहब आपने तो किट दे दी है, आपने किट दे दी प्रशासन की तरफ से, जी प्रशासन की तरफ से ऊपरी अधिकारी हैं। ठीक है विशांत, जानेंगे आपसे और किस तरह से इंतजाम किए जा रहे हैं, जागरूकता को लेकर क्या ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, वैक्सीन ऑक्सीजन के साथ PM मोदी भी गायब हो चुके हैं। राहुल गांधी ने कहा कि दबाव के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गायब हो गए हैं, बचे हैं तो बस यहाँ वहां PM मोदी के फोटो, बचे हैं तो बस दबाव पर GST, सेंट्रल विस्टा, इस तरह की तमाम बातें की गई। आरोप लगाया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा गया कि जिस तरह से वैक्सीन ऑक्सीजन कोरोना के मरीजों को नहीं मिल रहा है, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गायब हो गए हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का केंद्र सरकार पर निशाना, ईद पर घर में नमाज पढ़े, ये बिल्कुल सही है। क्रिसमस पर चर्च में लोग इकट्ठा ना हो, ये भी सही है। इस तरह की विज्ञापन पहले कहाँ थी? सांकेतिक कुंभ के लिए केंद्र ने ऐसा विज्ञापन क्यों नहीं निकाला? अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस नेता की तरफ से इस तरह का ट्वीट किया गया है और ट्वीट के जरिए केंद्र पर निशाना साधा गया कि कुंभ में जब भीड़ जुटी थी तब क्यों नहीं इस तरह का विज्ञापन दिया गया कि भीड़ जुटना सही नहीं है, इससे कोरोना जबरदस्त तरीके से फैल सकता है। लेकिन ईद घर से नमाज करें, ये सही है। क्रिसमस आया तो चर्च में सभाओं से बचना होगा, गुरु नानक दिवस आया तो गुरुद्वारे अब बड़ी सभा से बचेंगे, लेकिन कुंभ में इस तरह से ध्यान क्यों नहीं दिया गया? तो हम लगातार आपको बता रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह की स्थिति बनी हुई है, किस तरह से जागरूक लोगों को करने का प्रयास किया जा रहा है, टेस्टिंग पर कितना ख्याल रखा जा रहा है, आखिर कमी कहाँ है, नाकामी कहाँ है। कोरोना का कहर ऐसा नहीं है कि ये 1-2 राज्यों के गांवों तक सीमित हो, बल्कि देश के अधिकांश राज्यों के गांवों तक फैल चुका है।
चाहे वो मध्य प्रदेश का रायसेन हो या रतलाम, राजस्थान का बाड़मेर हो या टोंक के देवली गांव हो या फिर यूपी का कानपुर देहात हो, सभी जगह कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। कहीं अफवाह है तो कहीं लापरवाही, तो कहीं स्वास्थ्य सेवाओं में कमी से हालात बिगड़ रहे हैं। हेलो, हाँ, ठेला से मर जा रहा है, देख रहे। अपन इनके कौन सी बीमारी का करना है। शहरों के अस्पताल भरे हुए हैं, इसकी खबर हेडलाइंस बनती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के दूर दराज के गांवों का क्या हाल है? ये तस्वीरें देखिए। कोरोना से संक्रमित एक मरीज ठेले पर लेटा हुआ है और उसका परिवार उसको लेकर अस्पताल जा रहा है। लेकिन ये हमारे देश के गांवों की सच्चाई है, जहां पर मरीज को उसके परिवार वाले रेहड़ी या फिर ठेले पर लादकर ले जाने को मजबूर है। बिहार के बेतिया की तस्वीर है ये। भैया हमारे फोन किए हैं, कह रहे लोग आधा घंटा बाद भेजेंगे एम्बुलेंस, आधा घंटा बाद भेजेंगे लोग, तो बोल रहे हैं लोग कि जब तक वो आएगा तब तक हम लोग पहुंच जाएंगे। अब तो आप आए खुद देख लीजिए, स्टेशन तो यहीं पड़ा हुआ है, स्टेशन पर ही मरीज आया है। जितना इम्पोर्ट है उससे ज़्यादा हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारा 8 डॉक्टर 9 डॉक्टर पॉजिटिव हो चुका है। मध्य प्रदेश के रायसेन में भी हालात ठीक नहीं है। इस जिले के 494 में से 222 पंचायतों में संक्रमण फैल चुका है। ग्रामीण इलाकों में हर रोज 60 से 70 नए मरीज सामने आ रहे हैं। जिन गांवों में संक्रमण अधिक है उन्हें आइसोलेट किया गया है। यहाँ पे काफ़ी दहशत है। कुछ लोग संक्रमित हो गए थे, जैसे हमारे रिश्तेदार कैलाश ठाकुर, तो डर के कारण सभी लोग मास्क पहन रहे हैं, सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं और सभी लोग घर के अंदर रह रहे हैं। के साथ मौतें हुई है, तब भी उसमें कोई कोविड से संबंधित मौत का पता नहीं चला था और उसकी पंचनामा बनाकर उसकी पूरी रिपोर्ट अपन ने SDM कार्यालय में जमा करी थी। अभी फिर से खबर आ रही है, फिर से हमारी टीम गई है, फिर से सर्वे करके आएगी और पूरी जांच और पूरा इलाज का किट ले गए हैं। किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसका निराकरण करके आएंगे। मध्य प्रदेश के रतलाम के ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। गांव वालों को इलाज नहीं मिल रहा है और वो लोग टोने टोटके के सहारे कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। ये एक बड़ी वजह है कि इन इलाकों में संक्रमण तेजी से फैला है। राजस्थान के बाड़मेर के गांव भी वीरान हो रहे हैं। संक्रमण तेजी से फैला है, जिसकी वजह से छोटे कस्बों के अस्पतालों पर बोझ बढ़ गया है। एक बिस्तर पर 2 मरीज रखना मजबूरी बन गया है। घर घर जाके सर्वे करा रहे हैं, हाई लेवल पेशेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनको गोलियां दवाई दे रहे हैं। जो पॉजिटिव केसेस है उनको होम आइसोलेट के लिए आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि घर पे रहे, कोई बाहर इधर उधर नहीं जाए। घर वालों को समझाइश भी कर रहे हैं। जो उनके कॉन्टैक्ट आ रहे हैं उनको सैंपलिंग भी करा रहे हैं और उनको दवाई भी दे रहे हैं। कुछ गांवों में संक्रमण तेजी से फैलने का एक बड़ा कारण है लोगों की असावधानी और नियमों का पालन ना करना। राजस्थान के टोंक के देवली में लोग लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। गांव में बाहरी लोगों का जमावड़ा रहता है, मंदिर खुला रहता है माता जी का और दुकानें खुली रहती है और प्रशासन का आज दिन तक कोई ध्यान नहीं है। न बार बार सूचना करने पर कोई नहीं आया, न तो स्वास्थ्य विभाग के आए, न मतलब कोई पुलिस प्रशासन आया। यूपी के कानपुर देहात में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी है। गांव सूने हो रहे हैं। लोगों को कोरोना संक्रमण के बारे में ज्यादा नहीं पता है। वो उसे बुखार या फिर साधारण जुकाम समझ रहे हैं। बुखार हो रहा है, एक दिन खाली, बस कुछ नहीं। बस डॉक्टर आया था, दवाई लाया तो चला लेना रहा था, दवाई घर में ले आए थे। डॉक्टरी अभी है, तो डॉक्टरी घाटमेपुर से हमने करवाया था, मतलब उनको तो नहीं, मतलब सूट की दवा का मतलब कहा है। मेरठ के गांवों में भी संक्रमण की दहशत है। गांव वाले अपने घर से निकलने से डर रहे हैं। हालांकि उनकी एक शिकायत ये भी है कि स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक कोरोना संक्रमण की जांच का जिम्मा नहीं लिया है। हालात ये हैं कि मौतों की संख्या अब तेजी से बढ़ रही है।
यहाँ कोई जांच नहीं हो रही, ना कोई सफाई करी जा रही, ना कोई दवाई छिड़की जा रही। दवाई हमने अपने पास से एक बार ट्राई करी है छिड़कवाने की पूरे गांव के अंदर। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई हमें लाभ नहीं मिल रहा, ना हमें सुविधा मिल रही है किसी तरह की। यूपी के औरैया के गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीमों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जागरूकता की कमी की वजह से लोगों में वैक्सीन को लेकर अफवाह फैली हुई है। वहाँ पर लोगों को समझाया गया कि 45 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं सभी लोग वैक्सीन लगवाएं, लेकिन उन लोगों के अंदर एक गलत अफवाह है कि वो लोग वैक्सीन से बचना चाह रहे थे। बिहार के बाढ़ में भी बाजारों में लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। सिर्फ जरूरी सामान वाले दुकानों को ही खोलने का आदेश दिया गया है, लेकिन सभी तरह की दुकानें खोली जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे संवाददाता अलग अलग राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे हैं क्या स्थिति है, किस तरह का पूरा जागरूकता को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे चंद्रशेखर से, जो रतलाम में इस वक्त मौजूद हैं। पूरे देश भर की अगर बात करें तो 6 लाख गांव हैं जहां पर 90 करोड़ की आबादी बसती है। ऐसे में जरूरी है कि लापरवाही किसी भी तरह से बर्दाश्त ना हो। अगर हमने ये स्थिति देख ली, मामले बढ़ रहे हैं, स्थिति किस तरह से बद से बदतर हो रही है, एक सामान्य बुखार की तरह लोग कोरोना को ले रहे हैं। किस तरह के उपाय किए जा रहे हैं, किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं कि हाँ ये कदम ऐसा है, कोविड सेंटर खोल दिया है, आइसोलेशन सेंटर खोल दिया है, क्योंकि जरूरी है युद्ध स्तर पर काम किया जाए। जी बिल्कुल, जो तैयारियां हैं वो युद्ध स्तर पर ही हैं, काफी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन हालात ये बने हैं कि जिस तरीके से मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है उसके हिसाब से जो है स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया नहीं हो पा रही हैं। कवायद सारी जारी है कि जो गांव में और जो बनाना है, कोरोना सेंटर बनाना है, इसके अलावा जो जांच के केंद्र बनाना है वो भी गांव में बनाए गए हैं। लेकिन अब जो मरीजों की संख्या का जो फ्लो आ रहा है गांव की ओर भी, तो वो जो है अब हालात बेकाबू हुए हैं और उसके लिए व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में काफी मशक्कत के बाद ये विश्वास दिलाया गया कि जो वैक्सीन है वो काफी जरूरी है आपके लिए, क्योंकि गाँव में अधिकतर यही दिक्कत आ रही थी कि वो वैक्सीन को लेकर काफी जो है भ्रम की स्थिति थी, वो नहीं चाह रहे थे लगाना। काफी जो है उसके लिए प्रयास किए गए, लोगों को जागरूक किया गया। अब जाकर के जो है वैक्सीन की स्थिति सुधरती हुई नजर आ रही है कि ग्रामीण भी जो है वैक्सीन लगाने के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है काफी प्रयास और करने पड़ेंगे। ठीक है मनीष, वैक्सीन को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ एक झिझक और गलत फहमियां हैं, ऐसा मामला क्या मंदसौर में भी दिख रहा है? जी बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर वैक्सीन को लेकर लोगों में गलतफहमी है और लोगों का ग्रामीण लोगों में यह गलतफहमी भी बड़ी थी कि हमारी तो इम्यूनिटी काफी स्ट्रांग है और हम लोग काफी दिन भर मेहनत करते तो हमें कोरोना नहीं हो सकता। यही एक कारण रहा कि असावधानी ज्यादा रही और उसके चलते भी कई कार्यक्रम हुए, जैसे मानता के कार्यक्रम, शादी के कार्यक्रम, जिनमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। हालांकि प्रशासन की टीम मौके पर छापे मारती रही सूचना मिलने के बावजूद, लेकिन उसके बावजूद काफी लोग इकट्ठा होते रहे और इसकी वजह से ये कोरोना का संक्रमण फैला। और वैक्सीनेशन के लिए प्रशासन लगातार नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, लोगों में अवेयरनेस के माध्यम से अलाउ। देखिए जरूरी है कि जागरूकता हो। मनीष, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी और इस वक्त की एक बड़ी खबर मैं बता दूं, 2 से 18 साल के बच्चों के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के दूसरे तीसरे चरण के लिए ट्रायल को मंजूरी मिल गई है। DCGI ने दी है ये मंजूरी। 525 लोगों पर होगा ट्रायल। भारत बायोटेक की तरफ से कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल को मंजूरी मिली है। एक राहत भरी खबर है। लगातार इंतजार इसी कदम का किया जा रहा था और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बच्चों के लिए वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी मिल गई है। किस तरह से इस कदम को देखा जाए, इंतजार इसी का हो रहा था। बच्चों को लेकर ही डर बना हुआ था क्योंकि तीसरी लहर में अंदेशा बस यही है कि बच्चों को भी नहीं छोड़ेगी वो। बिल्कुल, देखिए इसी तरह की आशंका है कि कोरोना की जो तीसरी लहर आएगी उसमें जो बच्चे हैं खास तौर से बड़े प्रभावित होंगे। तभी से पूरी दुनिया भर में चिंता है। देखिए 2 देशों ने वैक्सीन बच्चों के लिए शुरू की है, कनाडा ने और अमेरिका ने। इसके बाद भारत में अब ये मंजूरी दी गई है ट्रायल के लिए, भारत बायोटेक को मंजूरी दी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो फाइनल मंजूरी देता है ट्रायल की, उसने हरी झंडी दिखा दी है भारत बायोटेक को, जो अब 2nd फेज और 3rd फेज के ट्रायल करेगा 2 साल से 18 साल
की उम्र के बीच के लोगों पर, और इस ट्रायल के बाद फाइनली फिर वैक्सीनेशन के लिए अप्रूवल दिया जाएगा। ये एक प्रक्रिया होती है। देखिए, जब वैक्सीन पर रिसर्च चल रही थी तब भी इसी तरह के ट्रायल हुए थे, जब वयस्कों के लिए वैक्सीन पर रिसर्च चल रही थी, और थर्ड फेज के ट्रायल के दौरान ही इसके इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई थी वैक्सीन की। इसी तरह से अभी सेकंड फेज में कुछ वक्त लगेगा, सेकंड फेज के ट्रायल में और थर्ड फेज के ट्रायल में, लेकिन ये हम मानकर चलें कि ये अच्छी खबर है, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद बच्चों को ये वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। फाइनल अप्रूवल के बाद ये दोनों फेज के ट्रायल हो जाएंगे, सेकंड फेज का ट्रायल और थर्ड फेज का ट्रायल। यानी आप इसको इस लिहाज से भी देख सकती हैं कि हम दुनिया के तमाम जो विकसित देश हैं उनके साथ भी कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। कनाडा और अमेरिका में बच्चों के लिए वैक्सीन लगनी शुरू हुई, भारत में इसके साथ ही ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है। यानी एक बड़ी आबादी जो बच्चों की भी है हमारे देश में, जिसको आशंका है कि तीसरी लहर में वो सबसे ज्यादा प्रभावित होगी, उसके लिए हम भारत सरकार की तरफ से तैयारी कहें कि तैयारी शुरू कर दी गई है। ट्रायल अब चलेगा और कुछ महीनों बाद उम्मीद कीजिए कि बच्चों के लिए वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जी ठीक है, आपने जिस तरह से कहा कि विकसित देशों के साथ अब भारत भी कदम से कदम मिलाकर आगे चल रहा है और अब कुछ महीनों बाद बच्चों को भी वैक्सीन लग जाएगी, इसके अलावा और क्या क्या चीजें रहेंगी जो इस वैक्सीन के दरमियान ध्यान में रखनी पड़ सकती हैं? देखिए, बच्चों का वैक्सीनेशन होना है, इसके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इसके पहले जो डेटा भारत बायोटेक की तरफ से दिया गया था ट्रायल की मंजूरी के लिए, उस पर और ज़्यादा जानकारी मांगी गई थी, और जब और ज्यादा जानकारी मुहैया करा दी गई पहले फेज के बाद, तो अब फाइनली जाके पहले DCGI ने मंजूरी दी, फिर ड्रग, और आज फाइनली ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है। तो ये मंजूरी इस लिहाज से अहम है कि अब सेकंड और थर्ड फेज का ट्रायल होगा। इस खासतौर से चूंकि देखिए कम उम्र के लोगों पर ये लगना है, 2 साल से लेके 18 साल के बीच के उम्र के लोगों के लिए, इसमें और ज्यादा सतर्कता और सावधानी बरतने की जरूरत है। यही वजह है कि इस पर भी जो हमारे रेगुलेटर बॉडी हैं वो पूरी तरह से सावधानी पूर्वक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। जब पूरी तरह से कंफर्म हो जा रहे हैं डेटा को देख करके, तब आगे मंजूरी दे रहे हैं। और अब सेकंड फेज और थर्ड फेज के लिए जो भारत बायोटेक को मंजूरी दी गई है, वो जैसा आपने भी बताया डेटा है, 525 स्वस्थ लोगों पर इसका ट्रायल होगा और उसके बाद फाइनली मंजूरी दी जाएगी वैक्सीनेशन की। उसके बाद बच्चों पर वैक्सीनेशन शुरू हो सकेगा देश भर में। ठीक है, एक छोटा सा और जानकारी लेना चाहेंगे, ट्रायल कहाँ किए जाएंगे और क्या माना जाए कि इस साल के अंत तक वैक्सीन बच्चों के लिए आ सकती है? देखिए, अभी ट्रायल के लिए 3 जगह को चुना गया है। दिल्ली में एम्स, पटना में एम्स और एक नागपुर में जो वहाँ पर हेल्थ इंस्टीट्यूट है वहाँ को 3। हालांकि ये जगह और ज़्यादा भी बढ़ सकती हैं ट्रायल के लिए, क्योंकि जिस तरह से भारत बायोटेक ट्रायल करना चाहेगा तो जगह ज़्यादा भी बढ़ सकती हैं। लेकिन अभी फिलहाल 3 जगहों को ट्रायल के लिए चिन्हित किया गया है। यहाँ पर ट्रायल होगा, इस 2 से 18 साल के बच्चों पर ट्रायल होगा और उसके बाद फाइनली जो इसका रिजल्ट आएगा ये अप्रूवल के लिए जाएगा और फिर फाइनली वैक्सीनेशन के लिए मंजूरी मिलेगी। तो ये प्रक्रिया है और इसमें तकरीबन 2 से 3 महीने का वक्त लग सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि पहले फेज का ट्रायल अच्छा रहा है और अब सेकंड और थर्ड फेज के ट्रायल को मंजूरी मिल गई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ब्रह्म प्रकाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो एक राहत भरी खबर है। देखिए, तीसरी वेव का डर लगातार बना हुआ है, बच्चों के ऊपर वो वेव प्रहार कर सकती है, लेकिन इसी बीच कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल को मंजूरी मिल गई है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.